नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हो चुकी है पहले 2021 में और 2016 में, हम उनके पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, 2021 के जो दोनों पेपर थे, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों में 150 प्रश्न आए थे। हमने उन दोनों पेपर के सॉल्यूशन कर चुके हैं। दोनों के प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से देख चुके हैं, डिटेल में उनका सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज हम जो 2016 में पेपर हुए थे, 2016 में भी पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 300 प्रश्न आए थे और पेपर 3 में राजस्थान जीके आता है जिसमें 100 प्रश्न आते हैं। ठीक है, आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम पेपर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे, फिर इसके बाद पेपर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो, जो हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं इनमें, या किसी प्रकार के कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, फिर वो किसी भी विषय का हो, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, सिलेबस से संबंधित कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो जैसे सेट, नेट, टीजीटी, पीजीटी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें संपर्क करके बता सकते हैं। हम ज़रूर उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं आज का। क्या कहता है पहला प्रश्न कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है। उत्तरकालीन अवस्था का मतलब क्या होता है कि जब पर्टिकुलर जो टाइम चल रहा है ना उसके बाद की अवस्था, ठीक है ना। अगर यहाँ प्रश्न आ जाता है कि अपभ्रंश के बाद की अवस्था का नाम क्या है, यानी कि अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था, अवहट इसका उत्तर होगा। ठीक है ना। अगर प्रश्न आ जाता है कि पाली की उत्तरकालीन अवस्था कौन सी होगी, तो पाली की उत्तरकालीन अवस्था कौन सी होगी, प्राकृत होगी। प्राकृत की उत्तरकालीन अवस्था अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट और अवहट के बाद पुरानी हिंदी। ठीक है, तो पहले का उत्तर हो जाएगा अवहट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2021 में जो पेपर हुआ था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका जो स्तर था वो काफ़ी अच्छा खासा था। उसमें अच्छे खासे लेवल का प्रश्न आए थे। ये 2016 का पेपर है, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान भी पेपर है थोड़ा सा ये। ठीक है ना। तो देखते हैं, हम पहला प्रश्न हो गया। जहाँ हमें लगेगा डिटेल में बताने का हम वहीं बताएंगे। ठीक है ना। जो आसान प्रश्न होंगे हम उनको जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का जन्म हुआ है ब्राचड़ से। ठीक है ना। ब्राचड़ अपभ्रंश से ही सिंधी भाषा का और लहंदा भाषा का दोनों का जन्म ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन हम बात करें कि जो हिंदी की बोलियां हैं ना, जैसे कि हिंदी की 17 बोलियां मानी जाती है, 18 मानी जाती थी, लेकिन मैथिली को अब बोली से हटा के भाषा बना दिया गया है। तो उन तीनों जो 18 बोलियां हैं उनका जो, या 17 बोलियां जो हम मानते हैं, उनका जन्म किन अपभ्रंश से हुआ है, तो उनका जन्म हुआ है इन तीनों अपभ्रंश से। ठीक है ना। शोर से, नी से, मागधी से और अर्धमागधी से। तो याद रखिएगा, प्रश्न आया था 2021 में ये कि निम्नलिखित में से हिंदी की बोलियों का जन्म किस अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो यही चारों ऑप्शन थे। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है। सबको पता है, पुरानी हिंदी के नाम से। ठीक है ना। पुरानी हिंदी के नाम से इन्होंने एक लेख लिखा था, और साहित्यिक अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है। अपभ्रंश की कौन सी नहीं है। पवम चरू भी है, पाहुर दोहा भी है, भविष्यत कहा भी है। उस्मान की जो चित्रावली है ना, ये नहीं है, क्योंकि चित्रावली किसकी रचना है ये, उस्मान की। ठीक है ना। ये अवधी भाषा की रचना है ये। ठीक है ना। सूफी संतों, सूफी काव्य के दौरान लिखी गई रचना है ये चित्रावली। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि की मान्यता दी गई है। 343 इसका आंसर होगा। बहुत आसान प्रश्न है, देखिएगा, है ना। छठा प्रश्न देखिए, हिंदी को मानक हिंदी का आदर्श व मानक क्षेत्र कौन सा है। मानक हिंदी का आदर्श और मानक क्षेत्र कौन सा है। मेरठ एंड चम्बल। ठीक है। हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मेरठ सही आंसर होगा। ठीक है ना। खड़ी बोली हिंदी का। हिंदी भाषा का अवधी भाषा का कवि नहीं है। इनमें से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है। जायसी भी है, पद्मावत, कुतुबुन भी है, उस्मान भी है। ठीक है। नंददास नहीं है, क्योंकि नंददास ने जो अधिकतर रचनाएं की गई है वो ब्रज भाषा में की गई है। नंददास कृष्ण भक्त कवि हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा, नंददास कृष्ण भक्त कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है। अंतर्वेदी नाम दिया है ब्रज भाषा को। याद रखिएगा, ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है, ब्रज भाषा को। नवा प्रश्न देखिए क्या कहता है, हिंदी और उर्दू के बीच की, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है हिंदुस्तानी। सही उत्तर होगा हिंदुस्तानी। ठीक है। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली कौन सी है। वैसे दक्षिणी पूर्वी में बोली जाती है हाड़ौती। ठीक है ना। लेकिन दक्षिणी पूर्वी में बोली जाने के कारण हाड़ौती यहाँ सही नहीं होगा। जो दक्षिणी राजस्थान है वो मध्य प्रदेश से काफ़ी निकट है, और मध्य प्रदेश के निकट होने के कारण मालवी जो बोली है ना, वो दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली मानी जाती है, जो कि टोंक में, झालावाड़ के में, इन एरिया में बोली जाती है। ठीक है ना। दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कौन सी है, मालवी। ठीक है। मालवी ज़्यादातर मध्य प्रदेश के इलाकों में बोली जाती है। ठीक है ना। याद रखना, देवास में, उज्जैन में, इन जगह में। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए कि निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी नहीं है, इनमें से देखते हैं कौन सी नहीं है। ठीक है।
खड़ी बोली भी है, ब्रजभाषा भी है, कन्नौजी भी है। बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ये सारे के सारी पूर्वी हिंदी की बोलियाँ होती है, ठीक है ना। किसकी बोली होती है? पूर्वी हिंदी की। अपभ्रंश या ब्रजभाषा के एक से योग से कौन सी भाषा बनती है? अगर प्रश्न आता है कि अपभ्रंश और राजस्थानी के भाषा से कौन सी, अपभ्रंश या मारवाड़ी के योग से कौन सी भाषा बनती है, तो हम डिंगल लगाते हैं। पर यहाँ पूछा है कि अपभ्रंश और ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है, तो उसका उत्तर होगा पिंगल, ठीक है ना। पिंगल क्या है? एक काव्य शैली। प्रश्न आ जाए कि डिंगल और पिंगल क्या है, तो डिंगल और पिंगल एक प्रकार की काव्य शैली है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है, ठीक है ना। ये राजस्थान से संबंधित प्रश्न नहीं है, ठीक है ना, जो सिलेबस में दिया हुआ है वहाँ से प्रश्न पूछे हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और एक जिला और है बारां, ये चारों के चारों जिले हाड़ौती में आते हैं, ठीक है ना। धौलपुर इसमें नहीं आता है, याद रखना। धौलपुर मेव क्षेत्र में आता है, मेवाती क्षेत्र जो है ना उसमें आता है धौलपुर, याद रखिएगा, ठीक है। और ब्रजभाषा क्षेत्र में भी धौलपुर को नाम लिया जाता है। कोरवी का संबंध किस उपभाषा से है, ठीक है ना। कोरवी का संबंध किस उपभाषा से? हमने पढ़ा था कि पश्चिम हिंदी के अंदर जो भाषाएं आती है उसमें आते हैं कोरवी भी, ठीक है ना। कोरवी, कन्नौजी, ये सब, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का हमको पता है सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई थी, ब्राह्मी के बाद कुटिल आई है, ठीक है ना। तो इसी का नामकरण आगे होता जा रहा है, ठीक है ना। नागर लिपि हो ये सब, ठीक है ना। तो कुटिल लिपि यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है ना। 16 प्रश्न क्या कहता है कि उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। उच्छिष्ट शब्द का, ठीक है ना, उत प्लस शिष्ट, पहला उत्तर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है ना। उत प्लस शिष्ट यानी कि उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस शिष्ट। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का संधि सही उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। उच्छिष्ट में व्यंजन संधि याद रखेगा, ठीक है ना। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? वांग्मय भी है, उत्संकल भी है, सृष्टि भी है, लेकिन पुरस्कार जो है ना वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा, पुरस्कार, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताना कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? मुरारी भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना। इसमें अन्य पद प्रधान होता है उसी को बहुव्रीहि समास बोलते हैं। मुरारी यानी कि मुरली को धारण करने वाले मुरारी यानी कि श्री कृष्ण, ठीक है ना। एक राक्षस भी था, ठीक है ना, इस नाम से, तो उसका वध करने वाले के नाम से भी भगवान श्री कृष्ण को मुरारी बोला जाता है, ठीक है। कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। 19वां प्रश्न देखिए, अभी उपसर्ग से निमित्त शब्द नहीं है, ठीक है ना। अभी उपसर्ग से, ठीक है। अभिशाप, अभी प्लस भाषण, अभी प्लस मान। अभिन्नता, अभिन्नता में अ उपसर्ग है, ठीक है ना। अ प्लस भिन्नता, तो अ उपसर्ग है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अ उपसर्ग है इसमें, अभी उपसर्ग नहीं है। 20वां प्रश्न बता रहा है कि प्रत्यय रहित शब्द बताना है कि प्रत्यय रहित जिसमें प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना। सैंधव में भी अप्रत्यय हैं, यादव में भी अप्रत्यय हैं, जिसे संतानवाची प्रत्यय भी बोलते हैं, ठीक है। दैत्य में भी प्रत्यय हैं। किताब में कोई प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना, किताब में कोई प्रत्यय नहीं है। 21वां प्रश्न देखिए, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य कौन सा था? जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, ठीक है, ये भी नहीं है संयुक्त वाक्य। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, ये भी नहीं है, ठीक है। मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया, ठीक है। जिन वाक्यों में बीच में और, तथा, ये सब आ जाते हैं ना, जो समुच्चय बोधक अव्यय टाइप से जुड़ जाते हैं बीच में, वही संयुक्त वाक्य होते हैं। 22वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है ना। दिख रहा होगा संन्यास ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। संन्यास के ऊपर बिंदी आ जाती है, और कभी भी दो बार नो ऐसे नहीं लिखते। अगर दो ऐसे शब्द आ जाते हैं जो पंचम अक्षर दो बार आते हैं तो उनको कभी भी एक साथ नहीं लिखते हैं। उनमें से एक को हटा के ऊपर की साइड लिख देते हैं, ठीक है ना, उसको अनुस्वार बना देते हैं, इसलिए ऊपर अनुस्वार, फिर आधा न, फिर या, फिर स, फिर, ठीक है ना, ऐसे संन्यास लिखते हैं। 23वां प्रश्न कहता है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है ना। अशुद्ध शब्द छाड़ना है। पहला शब्द है पूज्यनीय, यही अशुद्ध है, क्योंकि पूजनीय शुद्ध होगा, ठीक है ना, पूजनीय, ठीक है। 24वां प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें शुद्ध शब्द छाटना है। लघुत्तर, ठीक है ना, लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर, यही सही है, ठीक है ना, ये शब्द शुद्ध है। बाकी लब्ध प्रतिष्ठित गलत है, क्योंकि लब्ध प्रतिष्ठ होता है, अभिष्ट अभिष्ट होता है, ठीक है ना, अभिष्ट अनुग्रहित अनुग्रहित होता है, ठीक है ना, यही बढ़ाएगा इसमें से, ठीक है ना, अनुग्रहित में। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य मुक्ति किस आचार्य की है? 2021 में भी सेम प्रश्न आया था ये, ठीक है ना, पंडित राज जगन्नाथ की, ठीक है ना। 2021 में भी जो पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें भी आई थी ये कि रमणीय अर्थ जो निकलते हैं जिन शब्दों से वही उचित काव्य है, ठीक है ना। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? तो आचार्य दंडी ने माना है प्रतिभा को, शास्त्र ज्ञान को और अभ्यास को, ठीक है ना, ये सही उत्तर होगा, ठीक है ना। काव्य हेतु कौन कौन से माने गए हैं? प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति और समाधि, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण 4 माने हैं। 26वें का आंसर हो जाएगा 4। 27वां प्रश्न देखिए,
कि कौन सा आचार्य चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। चतुर्वर्ग का मतलब हो गया धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है ना। तो आचार्य भामह ने क्या किया था, चतुर्वर्ग भामह ने धर्म अर्थ काम मोक्ष और कीर्ति और प्रीति, इन चीज़ों को काव्य का प्रयोजन माना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वो कहलाता है। एक घटना की बात कर रहे हैं, या जीवन के एक वृत्तांत या जीवन के एक घटना का खंड काव्य बोला जाता है इसको, ठीक है ना। जैसे भगवान श्री राम के ऊपर लिखा गया अगर मान लो कोई एक भाग है, जैसे कि उनकी पंचवटी प्रसंग हो गया, तो वो खंड वाक्य कहलाएगा, ठीक है ना। भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। अगर हम मानक मान के चले कि मानक कौन सा है, तो भारतीय काव्यशास्त्र का जो प्राचीनतम ग्रंथ हम पढ़ते हैं वो नाट्यशास्त्र है भरत मुनि का। दूसरी तीसरी शताब्दी का है वो, ईसा पूर्व के, ठीक है। का आत्मा के संकल्पनात्मक अनुभूति है। 2021 में भी सेम टू सेम पंक्तियाँ आई थी, ठीक है ना, जिनका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। 31वां प्रश्न देखिए, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते। काव्य की शोभा वाला है ना पंक्तियाँ, दंडी की पंक्तियाँ हैं ये, ठीक है ना। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते। जो दंडी और भामह है दोनों के दोनों अलंकारवादी आचार्य हैं। 32वां प्रश्न देखिए, ध्वाने लोक ग्रंथ के रचयिता कौन है, आनंदवर्धन, ठीक है ना। और ध्वाने लोक की जो टीका लिखी किसने लिखी है, वह ध्वाने लोक लोचन के नाम से अभिनव गुप्त ने। तो ध्वाने लोक ग्रंथ किसका है, आनंदवर्धन का। 9वीं शताब्दी के आचार्य हुए हैं ये, ठीक है। रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता कौन है, रस गंगाधर ग्रंथ के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है विश्वनाथ, दूसरा ऑप्शन है भरत मुनि, तीसरा है मोहम्मद, चौथा ऑप्शन है पंडित राज जगन्नाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है। 34वां प्रश्न देखिए क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है। वक्रोक्ति के 6 भेद बताए कुंतक ने, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण से, क्योंकि जब हम वाक्य लिखते हैं या फिर किसी प्रकार की कोई किताब लिखते हैं तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, वर्ण से, ठीक है। वर्ण के बाद हम आते हैं पद के पूर्वार्ध में, तो पद पूर्वार्ध दूसरा भेद हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा पद का परार्ध, ठीक है ना, तीसरा हो जाएगा पद परार्ध। जब वर्ण हो गया, फिर पद का पूर्वार्ध हो गया, फिर पद का परार्ध हो गया, फिर चौथा आता है वाक्य वक्रता। वाक्य वक्रता को ही वाक्य वक्रता को ही वस्तु वक्रता बोलते हैं। तो चौथा हो गया हमारा वाक्य वक्रता, ठीक है ना, चौथा हो जाएगा हमारा वाक्य वक्रता। 5वां हमारा प्रकरण वक्रता और 6ठा हो जाएगा हमारा प्रबंध वक्रता। इन सबके बीच में हमने देख लिया 6 वाक्य वक्रोक्ति के भेद हो गए। अब देखिए कौन सा है, वर्ण वक्रता भी है, पद पूर्वार्ध भी है, प्रबंध भी है। शब्द वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये भारतीय काव्यशास्त्र के किसी प्रकार के भेद में या कोई सिद्धांत में कोई भी डाउट हो ना, आपको समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट में बता देना, डिटेल में समझा दूंगा मैं, ठीक है। 35वां प्रश्न देखिए, किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य का, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम काव्य या उत्तमोत्तम काव्य का है। पहली बात गुणीभूत व्यंग्य है ना, तीन चीजों का नाम लिया है। शब्द अलंकारों को अध्यम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम और गुणीभूत काव्य को गुणीभूत व्यंग्य को ध्वनि कहा है, उत्तमोत्तम कवि कहा है, ठीक है ना, उत्तमोत्तम कहा है, ठीक है ना। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ना गलत है, ये इसी के कारण डिलीट भी हुआ था, ठीक है, तो डिलीट हुआ था ये, है ना। हालांकि आनंदवर्धन ने इन सब चीज़ों को बारे में बताया है, जिन्होंने माना था कि 3 प्रकार के माने थे उन्होंने, ठीक है ना। एक तो चित्र वाला, एक गुणीभूत काव्य और एक प्रकार से ध्वनि काव्य, ठीक है, जिसमें ध्वनि काव्य को सर्वश्रेष्ठ बताया था उन्होंने, ठीक है ना। इससे संबंधित पंक्तियाँ है, हालांकि ये प्रश्न डिलीट हुआ था। 36वां प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है, ठीक है ना। रस सिद्धांत जो है वो डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ है, ठीक है, रस सिद्धांत। ध्वनि के विविध प्रकार निम्न में से कौन कौन से हैं। ध्वनि के विभिन्न प्रकार है, कौन कौन से हैं, एक तो वस्तु, एक अलंकार और एक रस, ठीक है ना। ध्वनि के जो 3 प्रकार हैं उनमें से वस्तु, अलंकार और रस हैं, ठीक है ना, विविध प्रकार। अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत कहलाता है। अभिनव गुप्त का जो रस निष्पत्ति जो विषयक मत है, जो आपने पढ़ा होगा कि भट्ट लोलट भट्ट इन्होंने दिए थे ना अलग अलग चीज, जिसमें से जो भट्ट नायक है उनका तो था भुक्तिवाद, ठीक है ना। उत्पत्तिवाद किसका था, भट्ट लोलट का, ठीक है ना, लोलट, ठीक है। शंकुक का था अनुमितिवाद, लेकिन अभिव्यक्तिवाद किसका है, अभिनव गुप्त का। अगला प्रश्न देखिए, आश्रय की वो सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती है, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती है, कौन से भाव कहलाते हैं, सात्विक भाव। सात्विक भाव वो होते हैं जो चाह के भी रोके नहीं जा सकती, ठीक है ना। आश्रय की वो सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं होती है जो
जो स्वयं उत्पन्न होती है, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है ना, सात्विक अनुभाव। भावकत्वम साधारणीकरणम। ठीक है, अब साधारण ये पंक्तियाँ किसकी है? जिसने साधारणीकरण की परिभाषा दी है। किसने दी साधारणीकरण की परिभाषा? जो नायक है। नायक कौन है? हीरो, एक्टर, नायक। ठीक है ना, भट्ट नायक ने। ठीक है, बड़े बड़े एक्टर आपने देखा हो ना, साधारण बन के रहते हैं, एकदम पता ही नहीं चलता कि एक्टिंग कर रहा है क्या। ठीक है ना, तो याद रखना, भावकत्वम साधारणीकरणम पंक्तियाँ किसकी है? भट्ट नायक की। चित्र तुरंग न्याय की जो व्याख्या है किसने की थी है? चित्र तुरंग न्याय की। ये भी भरत भट्ट नायक। एक सेकंड रुकिए। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया गया? इसका सही उत्तर होगा शंकुक ने। ठीक है ना, चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? भट्ट शंकुक ने किया है। ठीक है, सॉरी, किसने किया है? शंकुक ने। 41वें का आंसर 3 हो जाएगा। 42वां प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? आसान क्वेश्चन है, आलम्बन धर्म का साधारणीकरण होता है। ठीक है ना, आलम्बन धर्म का। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं सवा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। पंक्तियाँ कौन से रस में है? वीर रस की पंक्तियाँ हैं। ठीक है ना, वीर रस की पंक्तियाँ हैं, याद रखिएगा। ये जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। आश्चर्य की वो चेष्टाएं जिनके सभे जिनसे उसके हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो, क्या कहलाती है? आश्चर्य की वो सभी चेष्टाएं। ठीक है, अनुभव कहलाती है वो। ठीक है, अनुभव। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। ठीक है ना, तू दयाल दीन हो, तू दानी, हम भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। ठीक है ना, कि तुम दयालु हो, दीन हो, तुम ही दानी हो, हम तो भिखारी हैं प्रभु, हो प्रसिद्ध पात की। ठीक है ना, और तू पाप पुंजहारी। ठीक है ना, हम तो प्रसिद्ध पति, मतलब यानी कि बहुत पापी आदमी है, और तुम ही पाप पुंजहारी, तुम पापों का नाश करने वाले हो। साफ पता चल रहा है भगवान से संबंधी पकती है, तो भक्ति रस हो जाएगा यहाँ पे। सौंदर्य अलंकार उक्ति किस आचार्य की है? सौंदर्य को अलंकार बताने वाले कौन है? वामन। याद रखना। ठीक है ना, सादृश्य लक्षणा मूला, ये पंक्ति आ जाए तो सादृश्य लक्षणा मूला। ठीक है ना, सादृश्य लक्षणा, तो ये पंक्तियाँ भी किसकी है? ये वामन की। ठीक है, रुय्यक किस ग्रंथ के रचयिता थे? ठीक है ना, रुय्यक किस ग्रंथ के रचयिता थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, रुय्यक किस ग्रंथ के रचयिता थे? हाँ जी दोस्तों, हम देख रहे थे रुय्यक किस ग्रंथ की रचयिता है। हमको पता है जो काव्य अलंकार है भामह की रचना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोवलयानंद उद्योतन सूर्य की है, इसे काव्यदर्श दंडी की रचना है। ठीक है, अलंकार सर्वस्व जो रचना है वो रुय्यक की रचना है, याद रखिएगा, अलंकार सर्वस्व रुय्यक की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से उपमा अलंकार किस पंक्ति में है? ठीक है, उपमा अलंकार बताते हैं। तट तमाल तरोवर बहुछाए, अनुप्रास अलंकार है वृत्यानुप्रास, मानव मदन दुंदुभि देनी। यानी कि मानव आ रहा है ना, कि इसमें यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही, इसमें भी उपमा अलंकार नहीं है। हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेन्दु सा, किसके जैसा? पूर्णेन्दु, पूर्ण यानी कि चंद्रमा के समान है ना, पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। ठीक है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली होई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। ठीक है ना, आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम की बेली बोई है, अब तो बेली भी फैल गई है, अब फल कब आएंगे? कहे ना, अब तो फल। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? आंसुवन जल सींच सी, आंसुओं का जल। ठीक है ना, आंसुवन जल सींच सींच रूपक अलंकार। ठीक है, जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए और अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, व्याज स्तुति। ठीक है ना, व्याज स्तुति कहाँ पे? अच्छा, चौथा ऑप्शन। ठीक है ना, जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा या निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहाँ पे व्याज स्तुति अलंकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 51। निम्नलिखित में से किस अलंकार में वाच्यार्थ गौण या व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? ठीक है ना, डिलीट हुआ था ये क्वेश्चन वैसे भी। ठीक है ना, जिस अलंकार में वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है, ठीक है ना, ये गलत डिलीट हुआ था। 52वां प्रश्न देखिए, नीकी पे फीको लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नई सिंगार शुरुआत। जैसे शब्द आ गया ना, यानी कि उदाहरण दे के बात कही जा रही है। ठीक है ना, अर्थात कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे? उदाहरण। ठीक है ना, उदाहरण अलंकार। जैसे बरनत युद्ध में नई, जैसे युद्ध में श्रृंगार वंगार कोई काम नहीं होता है, वैसे भी नीकी पे फीकी लगे बिना अवसर की बात, कि बिना अवसर के ही कोई बात करना वो बहुत फीकी लगती है, कोई अर्थ नहीं रह जाता, तो उदाहरण अलंकार है यहाँ पे। 53वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में क्या होता है कि जिसमें वो शब्द आते हैं ना, कि जैसे कि बिना, कि बिना पद चले, कि बिना बिना पैरों के ही चलना। ठीक है ना,
और बिना कानों के ही सुनना। तो पंक्ति क्या देखते हैं कौन सी होगी यहाँ पे कि मुनि तापिस जिनते दुख लही ते नरेश बिनु पावक। ये देखो जो बिनु वाला शब्द ना ये कहीं ना कहीं हेल्प कर देते हैं हमारे इस अलंकार को पहचानने में। ठीक है ना, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा कि इस पंक्ति में विभावना अलंकार है। कंकन किंगिन नुपुर धुन सुनी रहत लसन सन राम हृदय गुनी। उक्त पंक्तियों में कौन सा छंद हुआ है? ठीक है ना, इसको तो गा के भी देख सकते हो आप। ठीक है ना, रामचरितमानस में जैसे चौपाइयाँ होती है ना वैसे गा सकते हैं इन पंक्तियों को, तो चौपाई छंद है इसमें। ठीक है ना, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुन कहत लसन सन राम हृदय गुण, तो चौपाई छंद हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा 11-13 मात्राओं पर यति होती है? ठीक है ना, अगर ये पूछता है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है और 13 और 11 मात्रा पर यति होती है, तो हमारा उत्तर हो जाता है दोहा। लेकिन ये पूछ रहा है कि 24 मात्रा 11 और 13 मात्रा पर यति होती है, रोला छंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, रोला छंद। या लकुटी अर कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठव सिद्ध नवो निद को सुख नंद की गाय चराओ बिसारो। गाने से पता चल रहा है ना, छवया छंद है ये। ठीक है ना, या लकुटी अर कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। ठीक है ना, 56वें का आंसर हो जाएगा सवैया छंद है। 31 या इससे अधिक वर्ण वालों छंद क्या कहलाते हैं? 31 या इससे अधिक वर्ण वालों को क्या कहते हैं? हम कवित्व छंद बोलते हैं, वार्णिक छंद होते हैं। ठीक है ना, वार्णिक छंद या वर्णों के चरण वाला जो छंद कहलाता है वो कवित्व छंद कहलाता है। कवित्व छंद को हम घनाक्षरी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। 58वां प्रश्न देखिए। इस तन का दीवा करो बाती मेलो जीव, लोही सींचो तेल ज्यों तब मुख देखो पीऊ। ठीक है, पता चल रहा है गा के पता चल रहा है कि इस तन का दीवा करो बाती मेलो जीव। दोहा, दोहा जैसे बोलते हैं ना, दोहे में क्या होता है लास्ट में जो शब्द आता है ना वो सिंगल आता है, लघु आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो जीव में व सिंगल है, पीऊ में वन सिंगल है, तो वैसे ही पता चल जाता है। 13 और 11 पे यति होती है यहाँ पे। ठीक है, वर्ण अगर हम गिनेंगे तो 13-13 वर्ण होंगे, इसमें 11-11 वर्ण होंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा दोहा छंद। 59वां देखिए। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सन्हे गंभीर। कितना बढ़िया दोहा है ना ये बिहारी का दोहा है ये कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सन्हे गंभीर, को घटे वृषभ बानुजा वे हलदर को वीर। कि ये जो जोड़ी है ना कि ये क्यों नहीं कब वर्षों तक जिएगी क्या, और इनके बीच में स्नेह क्यों नहीं होगा का, अपार गंभीर स्नेह क्यों नहीं होगा, बताया जा रहा है कि किस कारण से होगा, क्यों होगा, इस कारण से। क्या कारण है कि को घटे वृषभानुजा वे हलदर को वीर, ये कोई कम नहीं है। एक तो वृषभानुजा की जो पुत्री है ना, वृषभानु की पुत्री है राधिका जी, और एक हलदर यानी कि बलराम का भाई कृष्ण है, तो इनके बीच में प्रेम कैसे नहीं होगा, होगा इसे चिरंजीवी यानी कि अनेक अनेक सालों तक प्रेम होगा। और दूसरा इसका अर्थ ये निकलता है कि को घट ये वृषभानुजा, ये कोई कम नहीं है का। एक तो बैल की बेटी एक है वृषभानु यानी कि वृषभ की अनुजा, बैल की बहन है यानी कि गाय है, वृषभ अनुजा यानी कि बहन, बैल की बहन गाय, और वो हलदर को वीर, और एक वो हलदर का वीर है यानी कि किसान से संबंध बताया गया है। तो दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं यहाँ पे। श्लेष अलंकार की यहाँ पे अनुभूति होती है। बिहारी का दोहा है ये, बिहारी सप्ताह में आया है। इन पंक्तियों में व्यंजना कौन सा भेद मिलता है? शाब्दी व्यंजना, क्योंकि जो यहाँ पे जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है ना, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? शब्दों से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना, तो शाब्दी व्यंजना इसका सही उत्तर होगा 59 में। 60वां प्रश्न क्या कहता है? कवि और छंद में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है ना, कवि और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन, कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। कवि और छंद में घनिष्ठ संबंध है, याद रखिएगा ये पंक्तियाँ कि कवि और छंद में घनिष्ठ संबंध, संगीत, हृदय कंपन, ये पंक्तियाँ किसकी है? ये सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है ना, याद रखिएगा। छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? आसान प्रश्न है, छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? पिंगल। ठीक है ना, पिंगलाचार्य। 62वां प्रश्न है कि भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? अगर हम भारतीय काव्य शास्त्र में बात करें अनुकरण का, तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम छांटना। ठीक है, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार आ चुका है। अगर हम बात करें पहले, इससे पहले तो जो सबसे पहले हुए थे प्लेटो। ठीक है ना, प्लेटो के शिष्य थे कौन? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर। ठीक है, तो सही क्रम हो जाएगा हमारा प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। तो प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, पहला उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्लेटो की रचना नहीं है? प्लेटो की रचना कौन सी नहीं है वो बताना है।
पेरीपोएटिक्स, एक बार होल्ड करते हैं इस पर, इवोन है, रिपब्लिक है, पोल्टिया भी है, ठीक है ना। पेरीपोएटिक्स नहीं है, पेरीपोएटिक्स किसकी रचना है, ये अरस्तु की रचना है, ठीक है ना, पेरीपोएटिक्स। एक पेरी इप्सुस रचना भी है, ठीक है ना, उसमें कंफ्यूज मत हो ना, पेरीपोएटिक्स अरस्तु की और पेरी इप्सुस किसकी है, लोनजाइनस की। अरस्तु का काव्य लोचन ग्रंथ कौन सा है, जो अरस्तु का काव्य लोचन ग्रंथ कौन सा है, पेरीपोएटिक्स, अभी जस्ट बात की थी हमने। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, ठीक है। देखो 3 प्रकार के सिद्धांत दिए थे अरस्तु ने, अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत और ट्रेजेडी का सिद्धांत, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पंक्तियां ध्यान से पढ़ो आपके। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है, अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता है। देखो ये पंक्तियां जो है ना, वैसे ट्रेजेडी का सिद्धांत किसने दिया, अरस्तु ने, लेकिन इसने क्या है कि काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता है। काव्य के खिलाफ जितनी भी बातें अगर आपको देखने को मिले ना, समझ लो पंक्तियां प्लेटो की है, ठीक है ना। काव्य का खंडन किया है उन्होंने, ठीक है ना, वो काव्य को सत्य से 2 गुना दूर मानते थे प्लेटो, ठीक है ना, इसलिए प्लेटो इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 वाला क्वेश्चन कहता है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है, पुनर्सर्जन, ठीक है ना। जबकि प्लेटो उसको नकल मानता था, लेकिन जो अरस्तु थे वो उनको पुनर्सर्जन मानते थे। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है, अरस्तु ने, ठीक है ना। काव्य को प्रकृति की अनुकृति माना है, प्रकृति की अनुकृति माना है अरस्तु ने। 69वां क्वेश्चन क्या कहता है, 69, कि चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकरता है। अरस्तु की पंक्ति है ये कि चित्रकार या किसी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकरता है, ठीक है। 69 में तीसरा, कि निम्नलिखित में से दार्शनिक के विचारों में से कौन सा विचार असंगत है। गलत कथन बताना है हमको, कि प्लेटो बौद्धिक आनंदवाद को स्वीकार किया, एंड्रिक को नहीं, एकदम सही कथन है ये। 70वां प्रश्न देख रहे थे दोस्तों हम, ठीक है ना। क्या कहता है 70वां प्रश्न, कि निम्नलिखित दार्शनिकों के विचारों में से कौन सा विचार असंगत है, ठीक है ना, असंगत का चयन करना है। पहला ऑप्शन कहता है कि प्लेटो बौद्धिक आनंदवाद को स्वीकार किया, एंड्रिक को नहीं, एकदम सही कथन नहीं है। अरस्तु प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्धृत है, बिल्कुल, जितने क्योंकि वो प्रकृति से अनुकरण मानते थे, ठीक है ना। अरस्तु क्या करते थे, प्रकृति का अनुकरण को अनुकरण मानते थे, तो ये दूसरा भी एकदम सही है। क्रोचिक कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदोद्रेक के लिए भावों को उद्वेलित करती है। एक बार इसको होल्ड करते हैं, रुको एक सेकेंड। कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदोद्रेक के लिए भावों को उद्वेलित करती है। चौथा ऑप्शन है कि साहित्य का संबंध तर्क से नहीं, कल्पना द्वारा पाठक को अनुभूति करता है, ठीक है ना। कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करता है, साहित्य का संबंध, ये भी एकदम सही है, ठीक है ना। ये जो तीसरा ऑप्शन है, कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंद और तृप्ति के लिए भावों को उद्वेलित करती है, ये गलत है, ठीक है ना। क्योंकि जो क्रोच का सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत है, ठीक है ना, जो इन चीज़ से इन बात से मतलब मेल नहीं खाता है, ठीक है ना। 70 का आंसर तीसरा हो जाएगा। 71वां प्रश्न देखिए, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है, कल्पना, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है ना, मतलब कल्पना को महत्व दिया गया है। कवि कर्म को भी महत्व दिया है, कवि कौशल, ठीक है। कवि की अंतश्चेतना, ठीक है ना, कवि की अंतश्चेतना की उपेक्षा मिलती है, ठीक है ना। कवि की अंतश्चेतना को यहाँ पे महत्व नहीं दिया गया है, कवि की अंतश्चेतना की यहाँ पे उपेक्षा मिलती है, ठीक है ना। क्योंकि जो अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत था ना, वो कहीं ना कहीं कवि कर्म पर आधारित था, एकदम मतलब कला परक था, एक प्रकार भाव परक नहीं था वो, ठीक है ना। 72वां प्रश्न देखिए, आइए रिचर्ड की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का कौन सा प्रकार नहीं है। प्रैक्टिकल इसका कौन सा प्रकार नहीं है, वाच्यार्थ ठीक है, भाव ठीक है, अभिप्राय भी ठीक है, कला इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसकी पुस्तक है, ये आइए रिचर्ड की पुस्तक है। के अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है, ठीक है ना, कला इसका अर्थ नहीं है, ठीक है। कला यानी कि आर्ट या लिटरेचर इसका अर्थ नहीं है, बाकी वाच्यार्थ, भाव और अभिप्राय ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। वाच्यार्थ, ठीक है, वाच्यार्थ को अभिध्यार्थ भी बोलते हैं, अभिध्यार्थ भी बोलते हैं, अभिधा भी बोलते हैं, ठीक है ना। 73वां प्रश्न क्या कहता है कि टी.एस. इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है। अवैयक्तिक का मतलब हो गया कौन सा सिद्धांत, जो निर्व्यक्तिकता वाला सिद्धांत है, ठीक है ना। निर्व्यक्तिकता वाला सिद्धांत कौन सा है इनका, परंपरा और वो वाला, ठीक है ना। तो परंपरा का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में, ट्रेडिशन, ठीक है ना, तो ट्रेडिशन वाला हो जाएगा इसमें, ठीक है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट किसमें संकलित है ये, द वेस्ट लैंड में, ठीक है ना। प्लेटो की इलियड की सर्वश्रेष्ठ कृति में मानी जाती है द वेस्ट लैंड। 74वां प्रश्न कहता है कि टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है,
ठीक है ना। कवि व्यक्तित्व के स्थान किसको किया है स्थापित? परंपरा और इतिहास बोध पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट ने जो सिद्धांत दिए थे उनमें कौन कौन से प्रमुख है? एक तो परंपरा और इतिहास बोध वाला, वस्तुनिष्ठ समीकरण वाला और एक निर्व्यक्तिता सिद्धांत, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है इलियट के। 75वां प्रश्न क्या कहता है? वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है, ठीक है ना। वर्ड्सवर्थ ने जनसाधारण का जनजीवन और प्रकृति को, ठीक है ना। वर्ड्सवर्थ ने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार जनसाधारण का जनजीवन और प्रकृति को उन्होंने काव्य का प्रतिपाद्य माना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला उत्तर सही हो जाएगा। आज हम 75 प्रश्न करेंगे, बाकी बचे हुए 75 प्रश्न हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।